ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस हम एंडोक्राइन पैथोलॉजी को जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे। तो अभी जो है ना वो पैंक्रियाज वाला जो है ना आपने फिजियोलॉजी के अंदर इसके बारे में बड़ी ब्रीफली डिस्कस की होगा। इसकी हम पैथोलॉजी के अंदर जो है ना हमें बच्चों को पता है कि इसके अंदर जो है ना वो क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो अल्फ़ा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स होती हैं। ठीक है। अल्फ़ा सेल्स का काम क्या होता है, हमारे पास ग्लूकागोन की प्रोडक्शन, जबकि जो बीटा होता है ना उनका काम होता है इंसुलिन की प्रोडक्शन। ये तो अब आप एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जब इनकी जो है ना वो प्रोडक्शन के अंदर कमी होगी या फिर बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी तो वो कुछ ना कुछ मसला तो करेगी। ठीक है। तो वो यही अभी यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ ये स्ट्रेस लेवल जो है ना वो इस पेंक्रियाज की डिस्ट्रक्शन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने देखा है वो शोहर जिनकी बेगमात उनसे बहुत ज़्यादा लड़ती हैं ना वो बहुत जल्द डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। तो हैप्पी मूड में रहने वाले मर्द जो है ना वो ना तो जल्दी बूढ़ा होता है और ना ही जल्दी बीमार होता है। ये आप सबके लिए मेरा एक मशवरा है। ठीक है। और ये सारा एक्सपीरियंस बेस्ड है और कोई इस तरह का मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना जो जो भी पेशेंट आते हैं उनकी हिस्ट्री तो हम लेते हैं ना, मैरिड है अनमैरिड है वो सारे बताते हैं। फिर तो उनके अंदर जो डायबिटिक है ना वो मोस्टली मैरिड है और उनके घर में कोई ना कोई मसला चल रहा होता है। वो कहते हैं हर वक्त झगड़ा रहता है। तो मैं बताऊंगा कि क्यों स्ट्रेस लेवल जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ पेंक्रियाज डायबिटीज़ की बड़ी वजह है, वो देखेंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हमें पता है कि जो इंसुलिन है ना, ठीक, वो हमारे पास क्या है, इसका मेजर काम है, ये हमारे पास एनाबॉलिक हार्मोन होता है। जबकि जो ग्लूकागोन है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कैटाबॉलिक हार्मोन है। मतलब इसने जो है ना चीज़ें बनानी है और इसने जो है ना वो चीज़ों को तोड़ना है। एक बात ये एमसीक्यूज़ के बारे में। फिर ये जो हार्मोन है ना ये रेगुलेट करता है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जिसको आपने पढ़ा होगा ग्लूट फोर जो होता है ना ये मसल्स के अंदर होता है। ठीक है। ट्रांसपोर्टर डिपेंडेंट ग्लूकोज एक ट्रांसपोर्टर है जिसने इंसुलिन को स्केलेटल मसल के अंदर और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो है ना वो अपटेक करवाना है। वहाँ पे जितना भी ग्लूकोज का आना जाना ना वो इस ग्लूट फोर के ज़रिए होगा। ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इसने साथ में इंसुलिन का काम क्या है, देखो जब हम इंसुलिन लगाते हैं किसी भी मरीज़ को उसका मकसद क्या होता है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करके अपटेक ज़्यादा करवा देना मसल के अंदर। तो एक तो ये मैंने कहा एनाबॉलिक का तो मतलब ये अपटेक करवाता है ग्लूकोज की इनटू दी टिश्यूज़, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ग्लूकागोन की जो है ना वो हमारे पास सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक। फिर हमारे पास साथ में ही प्रोटीन की जो है ना वो सिंथेसिस वो भी इंसुलिन स्टार्ट करता है और साथ में लिपिड बंदा जो कुछ ग्लूकोज है ना वो लाइपोजेनेसिस के रिएक्शन के लिए लिपोजेनेसिस के रिएक्शन को भी इन्हांस करवा देता है। तो इंसुलिन की ये काम हमारे पास होगी। इस वजह से मतलब हर चीज़ जेनेसिस जेनेसिस मान रही है ना। ठीक है। तो इस मतलब ये एनाबॉलिक है, कुछ ना कुछ चीज़ बना रहा है। जबकि ग्लूकागोन जो है ना ये अल्फा सेल से सेक्रेट होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट कर देना है। यहाँ पे ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो रही थी तो इसने क्या करना है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना है। ग्लाइकोजन बन रहा था, यहाँ इसने ग्लाइकोजन को तोड़ देना है। ठीक है। जब फास्टिंग लेवल होता है, जब हमने रोज़े रखनी होती है, तो मैं कह सकता हूँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस और लाइपोलाइसिस हो गया। ठीक है। लिपिड को भी तोड़ना है, लाइपोलाइसिस करवाएगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी हमारे पास, ये जो बात आपकी बच्चों वाली होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो डायबिटीज़ मेलाइटिस का उसने टॉपिक दिया है वो इम्पोर्टेंट है। क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लंबी चौड़ी बात नहीं हमने करनी, बस इजी से है। फ्लैश ऑन हो जाओ यार। ओके। अच्छा, तो हमारे पास जो है ना वो डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ना इसके बारे में बात है कि ये ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक। ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर करेक्टराइज्ड होता है हाइपरग्लाइसीमिया। सारी बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं, जल्दी से सिर्फ मैं कवर कर रहा कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। एक तो उसके ना गुर्दे जो है ना वो उड़ने के चांसेस होते हैं। CKD के अमूमन आपने पेशेंट जो डायलिसिस करवाते हैं उनको आप हिस्ट्री लें तो उनको शुगर होती है कभी। ठीक है। साथ में आप जो है ना वो आई के ऊपर देखेंगे तो उसको जो है ना कैटरैक्ट, और वो आपने आई वाली लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे उन्होंने ना कॉटन वूल अपीयरेंस उनके अंदर रेटिना के ऊपर इफेक्ट होता है, ग्लूकोमा हो जाता है और वो इस तरह की सारी। इसके साथ साथ नर्व के अंदर जो होता है ना, मतलब उनके पाँव में सबसे ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क पड़ता है। पाँव में कांटा भी चुभ जाए उन्हें पता नहीं चलता, कील चुभ जाए पता नहीं चलता, चोट लग जाए उन्हें पता नहीं चलता। मतलब वो नेफ्रोपैथी होती है, न्यूरोपैथी होती है, इस तरह की सारी वो क्लिनिकल कंडीशन। साथ में जो है ना वो ब्लड वेसल के ऊपर इफेक्ट होता है। तो डायबिटिक पेशेंट जो है ना वो उनको कार्डिक के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा, वजह क्या है, ब्लड वेसल के अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होता है। डायग्नोसिस हमने किस तरह करना है, आपने सिंपल जो है ना वो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट का जो है ना वो ग्लूकोज लेवल चेक करना है। अच्छा, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है, वो हमारे पास होता है 72
120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। ये नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जबकि रैंडम जो है ना, उसके अंदर आप अगर चेक करेंगे, जब उसने रोटी चोटी खा ली होती है और मतलब आराम से खा पी के डकार डुकुर मार के आया होता है ना, तो उसके अंदर रैंडम के अंदर जो है ना वो आपके पास 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है ना, ठीक है। तो फास्टिंग के अंदर जो है ना आपका ग्लूकोज लेवल लेस देन 126 जो है ना मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, सही। साथ में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जब हम सीरम ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं ना, तो उसके अंदर भी वो कह रहा है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसके अंदर भी वो कह रहा है कि लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ये आपने यूनिट याद रखनी है। तो ये है नॉर्मल वैल्यू और रैंडम की, और बाकी आपने जो है ना वो फास्टिंग की देख लेनी है, और ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर HbA1c का लेवल, जो कि हमें प्रीवियस 3 मंथ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन हम चेक करते हैं ना, उसके अंदर लेवल देखें तो आपको 6.5% या इससे लेस जो है ना वो आपका जो है ना वो नॉर्मल होता है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने बात की स्ट्रेस की वजह से क्यों ये हमारे पास डायबिटीज़ हो जाती है, इसकी एक मैं बड़ी वजह बताता हूँ। अच्छा, तो जो आता है ना स्ट्रेस की वजह से, तो स्ट्रेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारी जिस्म में जो है ना वो कैटिकोलामीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, ठीक है। ये कैटिकोलामीन क्या करते हैं, ये इंसुलिन की ना रेजिस्टेंस करवा देती हैं, कि बॉडी जो है ना वो इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन उसको सेंस नहीं कर रही। तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज जो है ना वो लेवल हमारे पास हाई हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिएंट जो है ना वो हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो स्ट्रेस के अंदर भी हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा, अगर मुसलसल स्ट्रेस में रहेगा तो मुसलसल उसका जो है ना वो ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा। अच्छा, फिर जो है ना एक प्री डायबिटिक क्राइटेरिया के बारे में उसने बात की हुई है। ये क्या होता है कि मतलब डायबिटीज़ अभी हुई नहीं, लेकिन उससे पहले जो उसको निशानियाँ नज़र आती हैं ना, मतलब तूफ़ान आने से पहले जो है ना वो कुछ ना कुछ इलामात, ठंडी हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वो सारी की सारी प्री डायबिटिक के अंदर जो है ना वो फास्टिंग जो है ना वो हमारे पास हमने कहा था 126 से कम, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो अगर बार बार जो है ना वो 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उसकी फास्टिंग आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये प्री डायबिटिक है। अगर 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट आप करेंगे और वहाँ पे 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रही है, ठीक है। और अगर HbA1c के अंदर देखेंगे तो 5.7 से 6.4 तक अगर उसकी जो है ना HbA1c का लेवल है, तो इसका मतलब ये प्री डायबिटिक पेशेंट है। इसको अभी इसने अगर एहतियात कर ली तो इसको डायबिटीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर यहाँ इस लेवल के ऊपर इसने एहतियात ना की तो उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस। या आपकी बुक के अंदर जो है ना वो टेबल बना हुआ है, उसको अच्छे से देख लेना, न्यू वर्जन आप प्लीज़ देख लेना, उसके अंदर अगर वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो तो फिर वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा मुझे। अच्छा, क्लासिफिकेशन जो कि है हमारे पास वो है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की, ठीक है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन के अंदर आता है कि हमारे पास टाइप 1 और एक हमारे पास होती है टाइप 2। अगर ये नहीं ना याद रह रहा तो मैं यहाँ पे अगर एक टेबल बना देती हैं इसका अच्छा सा ना, जहाँ ताकि याद हो जाए आराम से। ओके जी, अब इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। देखना, नॉर्मल जो है ना वो हमने बात की है, यहाँ पे फास्टिंग की मैं बात करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट मील जो है ना खाना खाने के बाद, और सुबह जो है ना नाश्ते से पहले जो है ना कितनी आनी चाहिए वैल्यूज़ वगैरह। तो एक आम सी जो है ना वो क्राइटेरिया है, अगर फास्टिंग 70 टू 110, ये कहीं पे 100 लिखा हुआ, कहीं पे 110 लिखा मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है, नई बुक के अंदर प्लीज़ इसको कंफर्म कर लेना है। ये है नॉर्मल की मैं अभी बात करें 70 टू 110, और अगर वो जो पोस्ट मील खाना खाने के बाद तो वो 140 से अबव नहीं जानी चाहिए। तो ये हमारे पास अगर 140 से कम है, उसने खाना खा लिया उसके 2 घंटे बाद आपने चेक की और 140 या इससे कम आ रही है ना, तो इसका मतलब ये बंदा नॉर्मल है। प्री डायबिटिक कब उसको कंसीडर करेंगे, जब जो है ना वो 100 से उसका 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ना वो उसकी वैल्यूज़ आ रही हो, ठीक है। अगर यहाँ पे मोस्टली बुक के अंदर 100 लिखा हुआ है, वो उसको देख लेना आप नई बुक किताब में, ठीक है। 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है, और मतलब उसने सुबह नाश्ता कुछ भी नहीं खाया और उसकी शुगर जो है ना वो 125 आ रही है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास प्री डायबिटिक है। फिर उसने मैंने कहा चलो अब खाना खा के देखो ना, खाना खाने के 2 घंटे बाद देखी तो उसकी 141 से
हम ये 40 तक था, ये 141 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर वैल्यू आ गई है, इसका मतलब है कि इसको कोई ना कोई मसला चल रहा है। 140 से नीचे नीचे होनी चाहिए खाना खाने से बाद भी। फिर प्रॉपर जो डायबिटिक पेशेंट है ना, जब उसको आप देखेंगे तो उसकी जो है ना वो 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगी। जब आप चेक करें उसकी जो है ना वो सुबह नाश्ते से पहले जो है ना वो चेक करेगा ग्लूकोमीटर से, तो उसकी जो है ना 125 से ऊपर ऊपर ही आएगी, हमेशा ऊपर आएगी। एक वैल्यू नहीं लेनी आपने, कंसेक्टिव पूरे महीने हफ्ते का चार्ट बनाना होता है 2-3 हफ्तों का, ताकि आपको पता चल जाए। अगर बार बार उसकी 125 से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब ये डायबिटिक पक्का है, ठीक है। और खाना खाने के बाद देखेंगे तो उसकी जो है ना वो 200 से क्रॉस कर गई है, 400 आ रही है, 350 आ रही है। इवन मैंने 450 वाला पेशेंट भी देखा हुआ जिसकी शुगर जो है ना वो क्रॉस की हुई है, ठीक है। तो ये वो जो है ना एक क्राइटेरिया है जिसको आपने मद्देनज़र रखना, और ये पूछते हैं आपको हमेशा हमेशा आना चाहिए। अच्छा, अब ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर तो ये वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आ जाए मिली मोल पर लीटर के अंदर, अब जो है ना फॉरेन कंट्री वहाँ पे मिलीग्राम पर डेसीलीटर को मिली मोल के अंदर जो है ना वो काउंट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मिली मोल के अंदर, अगर तुम नॉर्मल की बात करें तो हमारे पास मिली मोल में ना 4 मिली मोल फास्टिंग के अंदर नॉर्मल है, और 6 जो है ना मिली मोल जो है ना वो हमारे पास नॉर्मल के अंदर ये क्राइटेरिया है। जबकि प्री डायबिटिक के अंदर जब आप देखेंगे तो फास्टिंग के अंदर 6.1 पर होगा मिली मोल, जबकि यहाँ पे 6.9 मिली मोल हो रैंडम, तो उसको आप उस प्री डायबिटिक करेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर जो डायबिटिक है ना तो उसकी चेक करेंगे तो वो 7 से जो है ना वो ग्रेटर अगर आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास होगी ये डायबिटिक पक्का है। खाने से पहले और खाने के बाद जो है ना वो 11.1 से भी अगर एक्सीड कर गया तो मतलब ये प्रॉपर जो है ना वो, ये मैंने मिली मोल के अंदर भी जो है ना वो वैल्यूज ही बता दी हैं। अब हम इसकी करते हैं टाइप्स क्या क्या है हमारे पास डायबिटीज़ की। तो हमारे पास डायबिटीज़ की जो है ना वो डायबिटीज़ मेलाइटस की, ठीक है। वैसे तो हमारे पास क्या था, डायबिटीज़ मेलाइटस और इंस्पाइडस हमने एडीएच वाला वो सारा चक्कर देख लिया था। अब डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ना वो सारे का सारा हमने देखना है। तो इसकी 2 टाइप्स होती है, एक हमारे पास होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, एक हमारे पास होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। दोनों में क्या फ़र्क है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। एक मोटा सा जो है मैं बता दूं कि ये टाइप 1 जो है ना ये जवानी का है, जोवेनाइल डायबिटीज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है, ऑटो इम्यून ये डिज़ीज़ है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो आपका जो पेंक्रियाज है, ठीक है, इसके जो अंदर जो बीटा सेल है वो हमें पता है कि वो एटो एंटीबॉडीज़ बनी, उसने बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से बिल्कुल ही इंसुलिन हमारे पास बिल्कुल कतरा भी नहीं उसका बनता। अगर बनती वो बहुत ही कम बनेगी, ना होने के बराबर। लेकिन टाइप 2 क्या है, इसके अंदर बीटा सेल ठीक है, इंसुलिन भी मान रही है, लेकिन आगे लेने वाला कोई नहीं, रेजिस्टेंस हुई है मसल्स के अंदर, GLUT4 जो है ना वो ले ही नहीं रहे, तो रेजिस्टेंस हुई है। लेकिन इंसुलिन यहाँ पे बराबर, यहाँ पे इंसुलिन कम थी कि ये ना हो, यहाँ पे इंसुलिन भी ठीक है लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस का फ़र्क था, यही बात है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो इंसुलिन की फॉर्मेशन जब हो गई है, ठीक है, नॉर्मल ग्लूकोज हीमोस्टेसिस में हमारे पास 3 प्रोसेस ही होते हैं ना, प्रोडक्शन होती है, यूटिलाइजेशन होती है, और फिर वहाँ पे मसल के अंदर जो भी होते हैं। तो इंसुलिन के थोड़ा सा ना फंक्शन जो है ना वो देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहीं पे हम देखते हैं ताकि हमारी जगह बच जाए, टाइम भी बच जाए। देखो इंसुलिन का जो है ना वो हमारे पास क्या फ़ंक्शन है, वो मैंने आपको बताया कि इसका एनाबॉलिक फंक्शन है। ग्लूकोज की एक तो इसने जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन जो है ना करवानी होती है, कहाँ कहाँ, एडिपोसाइट्स के अंदर करवानी होती है, जहाँ पे आपकी लाइपोजेनेसिस मतलब लिपिड की जो है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और हमारे पास जो लाइपोलाइसिस है ना वो हमारे पास कम हो जाएगी, या ना हो, ख़त्म, ऑलमोस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। इसको डिक्रीज, लाइपोलाइसिस कम होगी, जेनेसिस ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एडिपोसाइट के अंदर इसका फंक्शन है। जबकि हमारे पास जो मसल है ना उसके अंदर क्या है, इसका मसल के अंदर जो है ना वो हमारे पास एटीपी जो है ना इसने प्रोडक्शन ज़्यादा करवानी है, ग्लूकागोन जो है ना इसकी सेक्रीशन ज़्यादा करवानी, मतलब जितना भी ब्लड का है ना उसको ग्लूकागोन के अंदर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देना, और साथ में प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है, ये मैंने कर दिया। फिर हमारा इसके जो है ना वो कहते हैं कि माइटोजेनिक जो है ना इंसुलिन का माइटोजेनिक जो है वो इफेक्ट होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये डीएनए वगैरह की ना कहीं सिंथेसिस के अंदर हेल्प कर रहा होता है। फिर लास्ट पे जो है ना ये इसका लीवर के ऊपर भी अफेक्ट है। लीवर के ऊपर क्या अफेक्ट है, इसने ग्लूकोज की जो है ना, लीवर क्या कर रहा था, वो टपाटप ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा था। इसने क्या करना है, लीवर का कहना तुम यार सुकून करो ना और ग्लूकोज बनाओ, तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो है ना इसको इसने रोक देना है, और कहना है कि तुम ग्लूकोज का बल्कि उल्टा स्टोर करो ना, तुम्हारे पास एक्सेस है, तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को वहाँ पे इन्हांस करवा देगा। तो ये इसका जो है ना फंक्शन मैंने चार्ट की फॉर्म में आपको बता दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है
विच ऑर्गन ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन। ज़रा वो दिमाग लगाओ, हाँ कौन सा हो सकता है? हिंट मैंने दे दिया, ब्रेन। ब्रेन को इंसुलिन से कुछ लेना देना नहीं। सारी बॉडी के अंदर बेशक ग्लूकोज ख़त्म हो जाए, ब्रेन ने कहना मेरी सप्लाई पूरी हो। इसी वजह से जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो ब्रेन के अंदर से मैसेज आता है और बंदा ठक करके नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ब्रेन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन। बस ये बात आपने नहीं भूली, ये हमेशा एमसीक्यू के अंदर आपको लगेगी, ये हमारे एचओडी भी पूछते होते थे। अच्छा, अब जो है ना वो हमारे पास फिर जी नेक्स्ट जो है ना उसने कुछ ऐसी पैथोजेनेसिस टाइप 1 और टाइप 2 की लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। मैं आपको जल्दी से हल्का सा टच देता हूँ ताकि आपको बस जल्दी से कवर हो जाए। पैथोजेनेसिस ऑफ द टाइप 1, मैंने कहा टाइप 1 जो है ना हमारे पास क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल होंगे। आपकी सारी पहले वाली पैथोलॉजी कोई इतना डिस्कस करें, टी सेल्स होंगे साइटोटॉक्सिक, और बीटा सेल जो है ना वो उसके खिलाफ जो है ना हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे ऑटो इम्यून इसकी एक बड़ी वजह होगी। नंबर 2 पे वो कह रहा है कुछ जीन की जो है ना वो सस्पेक्टिबिलिटी भी जो है ना वो टाइप 1 डायबिटीज़ कुछ लोगों को विरासती तौर पे होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, क्लास 2 MHC HLA-DR3 और DR4 होता है। ठीक है, तो ये इसने एक बुक के अंदर लिखा हुआ है। हाँ, HLA-DR3 और DR4 जो है ना वो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। फिर हमारे पास उसने कहा है कि जीन इनकोडिंग इंसुलिन CTLA4 और PTPN22 जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, इसके अंदर भी आपने जो है ना वो कुछ ना कुछ यानी प्रोटीन का टायरोसिन फास्फेट पाथवे जो होता है ना उसको सारा डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो कि डायबिटीज़ का करवाते हैं, जिसके अंदर कहते हैं मम्स हो गया, कॉक्साई हो गया। इसके अलावा कुछ इंटेस्टाइनल जो है ना वो हमारे पास चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डायबिटीज़ करवा देती हैं। ठीक है, अब डेंड्रिटिक सेल्स के ऊपर जो है ना वो रिसेप्टर्स होते हैं। ये हमारा सपोज करें डेंड्रिटिक सेल है ना, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना वो रिसेप्टर्स होती हैं। वो क्या करेंगे, एंटीजीन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। तो पार्शली जो ना डिस्ट्रॉयड एंटीजन जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास किसके पास, टी सेल्स के पास। ऐसी बात है ना। ठीक है, वहाँ से जो है ना वो क्लास MHC प्रोटीन जो है ना वो इनकोडिंग करती है एंटीजन को, और वहाँ से ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA जो है ना वो बनता है। ये सारा पाथवे पुराने वाला है, इसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि वो डेंड्रिटिक सेल्स के पास जो है ना वो हमारे पास जो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से फिर जो है ना वो पार्शली डिस्ट्रॉयड एंटीजन जो है ना वो हमारे पास टी सेल के पास आते हैं। टी सेल जो है ना वो MHC क्लास 2 जो है ना उसको साथ प्रेजेंट करके हमारे पास ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बना देते हैं सारे के सारे। ठीक है, फिर किसी भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पे क्लास 2 प्रोटीन होती है ना, हमारा सारा यहाँ पे चक्कर है डायबिटीज़ के खिलाफ जो ऑटो इम्यून बनी है ना उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि किसी भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पे ना क्लास 2 जो है ना इसकी प्रोटीन होती हैं, वो इनकोड करती हैं किसको, प्रोटीन को, ऐसी प्रोटीन को इनकोड करती हैं जो कि पार्शली डिस्ट्रॉय करती हैं बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज को। ठीक है, फिर उसको जो है ना वो हमारे पास टी सेल के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो ताकि हमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन मिल जाए। टी सेल की जो है ना वो एक्टिवेशन जो है ना वो पहले थाइमस, देखो ना ये देखो ना सिंपल वर्ड में जाता है, टी सेल जो है ना ये बने हैं ना, इसकी अब एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। इसकी एक्टिवेशन के लिए ये किसके पास जाएंगे, थाइमस के पास जाएंगे। थाइमस चेक करता है कि आया ये टी सेल जो है ना ये बॉडी के नॉर्मल सेल को तो नहीं मार रहा। ठीक है, अगर कोई ख़राब टी सेल होगा तो ये थाइमस फ़ौरन उसको पकड़ के जो है ना वो निकाल देगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ख़राब टी सेल बच गया, उसने करना है बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज को डैमेज। ठीक, तो इसके लिए फिर हमने वो सप्रेसर टी सेल जो है ना अगर वो भी साथ में ख़राब हो जाए तो फिर मसला और बिगड़ जाता है। तो ये सारा ऑटो इम्यून के बारे में था, तो जिसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ है। अब हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। तो बस ये छोड़ हमारा ऑलमोस्ट हो ही जाएगा ना इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टाइप 2 जो है ना वो उसके अंदर क्या है कि हमारे पास डिफेक्ट होता है, या तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, या फिर कभी कभार ना इंसुलिन इनएडुकेट भी कभी कभार देखी गई, लेकिन मोस्टली जो है ना इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है हमारे पास, सीडेटरी लाइफ, वो लोग जो सीडेटरी लाइफ स्टाइल की, मतलब गाड़ी पे आना गाड़ी पे जाना, ना चलना ना फिरना, बस हमें बस खा पी कर सो जाना। और चार साथ में जो डाइट बहुत प्रोटीन वगैरह मतलब हद से ज़्यादा जो है ना खा लेते हैं भूख से ज़्यादा, और साथ में अल्कोहल पी लेते हैं, शराबी लोग होते हैं। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर में होता है डायबिटोजेनिक जो है ना वो जीन होता है इन लोगों के अंदर, डायबिटोजेनिक जीन। कुछ लोगों को विरासती तौर पे तो उनके अंदर डायबिटोजेनिक जीन जो है ना वो डोमिनेंट होता है। इसके अलावा कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस। फास्टिंग के अंदर वो कह रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना, फास्टिंग के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो हमारे पास बढ़ जाता है।
ग्लूकोज जो है ना वो हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट के अंदर वो स्केलेटल मसल के अंदर जाता है। फिर हमारे पास ओबेसिटी जो है ना वो इसकी एक बड़ी वजह है। ठीक है, ओबेसिटी के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही है ना एक हमारे पास। ठीक है, तो इस ओबेसिटी के अंदर क्या होगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, सेल के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी, साथ में ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगा, साथ में उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मसाइल होंगे। ठीक है, इसके अंदर होता फिर क्या है हमारे पास, देखो फ्री फैटी एसिड जो है ना वो एक्सेसिव हो जाते हैं, साथ में कुछ एडिपोकाइन, बायोकेम में आपने पढ़ा होगा ना, एडिपोकाइंस जो है ना जो कि हमारे पास एडिपोज टिश्यू से रिलीज़ होते हैं जो कि भूख को बढ़ाते हैं, उनका जो है ना वो लेवल ज़्यादा होता है। साथ में अगर इन्फ्लामेशन भी हो जाए तो ये और ज़्यादा जो है ना वो ख़राबी पैदा करते हैं। देखो एडिपोज टिश्यू के अंदर जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज HSL, वो क्या करता है, एडिपोज के अंदर जो फैट है उसको फ्री फैटी एसिड की तरफ कन्वर्ट होता है। जब मोर फ्री फैटी एसिड होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाएगा। तो इन सिंपल वर्ड फ्री फैटी एसिड ने हमारे पास क्या करवा दिया, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा दी। ठीक, अब हमारे पास वो कह रहा है कि सेंट्रल डायबिटीज़ जो है ना मोर रिलेटेड टू डायबिटीज़ मेलाइटस देन पेरिफेरल, इसके अंदर क्या होता है, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जो है ना उसकी एक्सेसिव हो जाती है जब वो जाता है स्केलेटल मसल के अंदर, और फिर वो वहाँ से मैक्रोफेजेस के अंदर जाकर वो सारी तबाही मचा देना होता है। एडिपोकाइन और एडिपोनेक्टिन जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा ना, ठीक है, वो इन्फ्लामेशन की वजह से जो है ना उसकी तबाही शुरू हो जाएगी। इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, बेसिकली जहाँ हमने बात की है ना इन्फ्लामेशन, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लामेशन की तरह इन्फ्लासोम जो है ना वो एक्टिवेट होंगे। जोन्स जो है ना वो हमारे पास इंटरल्यूकन 1 की एक्टिवेशन होगी, वो क्या करवाएगा, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर करवा देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा और वो हमारे पास इसको ये करेगा। अच्छा, अब हमारे पास इन सिंपल वर्ड बीटा सेल की डिसफंक्शन के लिए हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया कि क्यों बीटा सेल की जो है ना वो डिसफंक्शन हुई है। देखो ना, बीटा सेल की डिसफंक्शन के अंदर मैकेनिज़्म क्या है, नंबर 1 पे हमने कहा कि एक्सेसिव फ्री फैटी एसिड होती हैं। नंबर 2 पे हमारे पास या तो वो क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिक पेशेंट होगा, मतलब बार बार स्ट्रेस की वजह से उसका हमेशा ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता था, कैटेकोलामीन रिलीज़ होता रहता था। या फिर अब नॉर्मल इन कैरेटिन, ठीक है, ठीक है, तो अब नॉर्मल इन कैरेटिन जो है ना हमारे पास होगा, इसका काम क्या था, खाने के वक्त जो है ना बीटा सेल से इंसुलिन की अखराज करवाना होता है। ठीक है, जब आप खाना खाते हैं ना तो अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम दिया कि ये इन कैरेटिन क्या करता है, CRETIN, इन कैरेटिन, ये खाने के बाद जो है ना वो इंसुलिन को ना वो पहले से तैयार करवाता है कि तुम जो है ना वो बीटा सेल से निकलना शुरू हो जाओ। अगर ये हद से ज़्यादा निकलेगा तो ये भी बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन करवा देगा। अमाइलाइड रिप्लेसमेंट अगर हो जाए या फिर पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए तो ये जो है ना वो इसकी बड़ी निशानी है बीटा सेल के डिसफंक्शन होने की। अच्छा, यहाँ पे फिर उसने कहा कि कुछ अदर डायबिटीज़ की जो है ना वो टाइप्स हैं, जिसके अंदर वो कह रहा है कि मोनोजेनिक डायबिटीज़ होती है एक हमारे पास। मोनोजेनिक डायबिटीज़ की उसने नाम लिखा है, बस जल्दी से देख लो। तो उसने कहा कि मोनोजेनिक डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, जीन की म्यूटेशन होती है किसी भी रिसेप्टर्स के एरिया के ऊपर। फिर हमारे पास उसने कहा कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं ना उनके अंदर ये होती है हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज़। क्यों होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, तो आपने कहना है कि प्लेसेंटा से जो है ना वो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, ठीक है, तो प्लेसेंटा से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी करवा देते हैं बॉडी के अंदर। तो इंसुलिन तो होती है लेकिन वो वर्क नहीं कर पाती होती, वजह क्या है, प्लेसेंटल हार्मोन। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ ऑटोमेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है, तो वो ट्राई अब डायबिटीज़ के अंदर क्या क्या आपको क्लिनिकल कंडीशन दिखेगी, वो कह रहे हैं हमारे पास पोलीयूरिया होगा। मरीज़ कहेगा यार मुझे बार बार प्यास लग रही है, पोलीडिस्पिया होगा, पोलीयूरिया सॉरी यूरिन बहुत ज़्यादा, डिस्पेजिया होगा जिसके अंदर प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, और पोलीफेगिया मतलब उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर उसे खाने को ना दे वो लड़ना शुरू कर देगा, मतलब वह में खाम में लड़ाई शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसे भूख ही बहुत लगी होती है। अब हमारे पास जो है ना एक उसने लिखा हुआ है हनीमून पीरियड ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, हनीमून पीरियड के अंदर होता है हमारे पास शुरू का वक्त जब जो है ना वो ये डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, लेकिन इतने अभी सिम्टम्स नहीं आते। ठीक है, मतलब सपोज़ करें कि अभी जो है ना वो डिस्ट्रक्शन शुरू हुई है बीटा सेल्स की और वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी सिम्टम्स नहीं आए उस पेशेंट को, लेकिन वो एक्चुअल में डायबिटीज़ का शिकार हो चुका है। तो शुरुआत में क्या होता है, इंसुलिन के रिज़र्व जो होते हैं ना वो यूज़ कर लेती है बॉडी, तो बाद में फिर मसला आता है। तो ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते जिस पीरियड के अंदर, उसे हम कहते हैं हनीमून पीरियड। ठीक है, एक बात ये रखनी है।
फिर हमारे पास जो है ना वो पोलीफेगिया क्यों होता है, वो कह रहा है भूख क्यों ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमारे पास जब इंसुलिन नहीं होगी तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो प्रोटीन डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बॉडी को नीड होगी कुछ ना कुछ खाऊं, मैं खाऊं, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन की वजह से हमारे पास पोलीफेगिया एक बड़ी कंडीशन है। फिर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, जो कि एडिपोज के अंदर से फ्री फैटी एसिड को टपाटप निकाली जा रहा था, यहाँ पे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम था, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो इंसुलिन आती है, जब इंसुलिन आएगी ना, ठीक है, तो इसको वो क्या कंट्रोल करती है कि तुम एडिपोज को मजीद ना तोड़ो बल्कि उसको एडिपोजेनेसिस करवाओ। अगर ये ना होगी तो फिर हमारे पास एडिपोज से फ्री फैटी एसिड हद से ज़्यादा निकल जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास उसने एक कंडीशन लिखी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये आपने फिजियोलॉजी के अंदर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। अल्कोलोसिस एसिडोसिस भी, ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, वो उस चैप्टर में मुझे भी याद है, वहाँ पे डायबिटीज़ का भी आता था जिक्र। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के बारे में हमारे पास देखने देंगे, मतलब उनके अंदर जो है ना वो कीटोन बॉडीज़ जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्या होता है, हमने कहा कि टाइप पहले देख लो, टाइप 1 के अंदर और टाइप 2 के अंदर, थोड़ी सी मैं बात दोबारा कर दूँ। टाइप 2 के अंदर जो है ना वो इंसुलिन हमारे पास थी, यहाँ पे इंसुलिन हमारे पास नहीं थी, ठीक है। तो हार्मोन सेंसिटिव है, टाइप 1 के अंदर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को रोकने वाला कोई नहीं है जब इंसुलिन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो करेगा, फ्री फैटी एसिड को इंक्रीज़ करेगा। जब फ्री फैटी एसिड बॉडी के अंदर इंक्रीज होंगे तो ड्यूरिंग स्टारवेशन वो हमारे पास क्या करेंगे, ये फ्री फैटी एसिड लीवर के पास जाएंगे, ठीक है। अब ये लीवर के पास जनाबे वाला आ गया फ्री फैटी एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा, वो लीवर ना फ्री फैटी एसिड को एनर्जी बनाते बनाते इसको कीटोन्स बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास बॉडी के अंदर कीटोनीमिया हो जाएगा, जिस और जो जब ये यूरिन के अंदर आएगा तो हमें कीटोनो यूरिया होगा। तो ये बात है इसके अंदर, जबकि यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास टाइप 2 के अंदर कभी भी कीटो एसिडोसिस नहीं होती, ये एमसीक्यूज़ है। वजह क्या है, यहाँ पे इंसुलिन तो है ना नॉर्मल है, ठीक है। तो इंसुलिन नॉर्मल है तो वो क्या करेगी, जब एडिपोज से फ्री फैटी एसिड बन रही होती हैं तो यहाँ पे ह्यूमन कह रहा हूँ, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो है ना इसको कंट्रोल करके रखेगी कि तुम चुप करके बैठो, एडिपोज कैसे कैसे रहने दो, ठीक है। तुम इसके अंदर जो है वो ओबेसिटी को मजीद फर्दर करता है और फ्री फैटी एसिड हमारे पास ज़्यादा नहीं बनता। जब फ्री फैटी एसिड ज़्यादा नहीं बनेगा वो लीवर के पास नहीं जाएगा, तो लीवर के पास कीटोन बॉडी नहीं बनेगी। तो ये कीटो एसिडोसिस की जो है ना ये बात मैंने बतानी थी आपको। अच्छा, इन्फेक्शन और स्ट्रेस के अंदर फिर हमने बात की कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, वहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। अभी अज़ान हो रही है, बाकी अज़ान के बाद। ओके जी, वेलकम बैक। तो हम ना डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि हमारे पास इन्फेक्शन या स्ट्रेस की वजह से जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो कैटेकोलामीन रिलीज होता है, जो कि हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया करवा देती है, ठीक है। अब ये हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर जो है ना वो पोलीफेगिया होगा, वो सारी की सारी कंडीशन जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी ना तो कीटोजेनिक जो मशीनरी है ना वो हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये कीटोजेनिक मशीनरी जब एक्टिवेट होगी तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कीटोनीमिया या कीटो यूरिया होगा, जिसकी वजह से हमारे पास कीटो एसिडोसिस हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये एक बड़ी वजह है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की, ठीक। अब यहाँ पे जो है ना वो टाइप 2 के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास ये टाइप 1 के लिए था ये सारा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। टाइप 2 जो है ना वो नॉन कीटोटिक होता है और इसके अंदर अगर कोमा होगा भी तो वो नॉन कीटोटिक कोमा कहलाता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कीटोन बॉडीज़ नहीं मान रही। इसके अंदर सिंपल जो है ना वो बॉडी के अंदर इंसुलिन तो है लेकिन वो जज़ब नहीं हो रही, इसकी वजह से ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हाइपर ओस्मोलर हो जाएगा सारा फ्लूइड, जिसकी वजह से इस हाइपर ओस्मोलर कोमा होगा। यहाँ पे एक्सेस साल्ट जो है ना वो बॉडी के अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये बात है। माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ में आई के ऊपर रेटिनोपैथी करती है, नर्व के ऊपर न्यूरोपैथी और किडनी के ऊपर हमारे पास नेफ्रोपैथी करती है, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपने करना है कि आई के ऊपर अगर इफेक्ट करेगी तो रेटिनोपैथी, आपने रेटिना वाला चैप्टर मैंने बढ़ा दिया है, रेटिनोपैथी करवाएगी। अगर तो ये हमारे पास नर्व के ऊपर एक्ट करेगी तो न्यूरोपैथी करवा देगी। अगर तो ये हमारे पास किडनी के ऊपर एक्ट करेगी तो हमारे पास नेफ्रोपैथी हो जाएगी। यहाँ पे फिर उसने ना बुक के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है एज, AGES, एज। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कंसेप्ट को समझ लें कि पैथोजेनेसिस के अंदर वो कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ AGES मतलब एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनता है। साथ में वो कह रहा है कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा भी बनता है, TGF भी, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा और AGES ये दोनों बनते हैं,
ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट का जो है ना वो रिसेप्टर होता है, इसका रिसेप्टर के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है, ठीक है। ऑन इन्फ्लामेटरी सेल्स के ऊपर ये सारे का सब रखा हुआ। साथ में वो कह रहा है पैथोजेनेसिस के अंदर एंडोथीलियम ऑफ वेसल के ऊपर इफेक्ट होता है, साथ में स्मूथ मसल ऑफ वेसल जो है ना इसके ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है, जो ना उसके अंदर दे आल काज ग्रोथ प्रमोटिंग, जिसकी वजह से जब वेसल के अंदर जो है ना स्मूथ मसल की ग्रोथ होगी तो इसका ल्यूमन जो है ना वो नैरो हो जाएगा। तो जब नैरो होगा तो हमारे पास वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर एंडोथीलियम के अंदर वो कह रहा है कि कोआगुलेशन होना शुरू हो जाएगी, जो इनर मोस्ट लेयर वहाँ पे कोआगुलेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, एथरोमा बन जाएगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर वो कह रहा है आई के अंदर अगर वेसल के अंदर आएगा तो वो हमारे पास प्रेजेंट करता है डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इफेक्ट क्या क्या अभी हमने डिस्कस किए कि यहाँ पे जब ये सारा काम हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनेगी जो कि डेंजरस हैं, वो क्या करेंगे, रिलीज़ करवाएंगे साइटोकाइन प्लस ग्रोथ फैक्टर को। साइटोकाइंस प्लस ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो रिलीज़ होंगे। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, प्रो कोगुलेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे पास इन्हांस होगी, साथ में प्रोलिफरेशन हो जाएगी हमारे पास स्मूथ मसल्स की। जब स्मूथ मसल की जहाँ भी प्रोलिफरेशन होती है ना तो वो जो है ना हमेशा क्लॉट की फॉर्मेशन के अंदर कुछ ना कुछ रोल। देखो ना ये जो हमारे पास है ना एज, मतलब हमारे कहा था एडवांस ग्रोथ ग्लाइकेशन, यार तुमने अभी बंद होना था, एज ऊपर वाला ये वाला, और साथ में जब हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर की प्रोटीन मिल जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये इन्होंने ट्रैप करना होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को, LDL को इन्होंने ट्रैप कर लेना होता है। जब ये LDL ट्रैप होंगे तो साथ में जो है ना वो हमारे पास एल्ब्यूमिन जो ब्लड के अंदर होता है वो भी हमारे पास ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब एल्ब्यूमिन ट्रैप हो गया, एल्ब्यूमिन का काम क्या था बॉडी के अंदर, वो एक तो ये ट्रांसपोर्टर है और नाम साथ में ये रेगुलेट करता है फ्लूइड को, तो वो रेगुलेशन नहीं होगी जिसकी वजह से हमारे पास लीड टू क्लॉट फॉर्मेशन, तो वहाँ पे क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी। नंबर सेकंड पे उसने एक बात की हुई है कि एक्टिवेशन होती है प्रोटीन काइनेज C की। अब आपका बायोकेम वाला जिसका अच्छा नॉलेज है ना वो इस बातों को समझ रहा होगा अच्छे से। देखो एक्टिवेशन होगी प्रोटीन काइनेज C की, ठीक है। वहाँ जब हाइपरग्लाइसीमिया का केस होता है तो वहाँ पे डाईइसाइलग्लिसरॉल DAG की सिंथेसिस इन्हांस होती है हाइपरग्लाइसीमिया के केस में, ठीक है। साथ में हमारे पास एंजियोजेनेसिस के केस में हमारे पास प्रोटीन काइनेज जो है ना वो C की एक्टिवेशन हो रही थी, ठीक है। देखो ना जो आपने आई के रेटिना वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया होता है, शुगर क्यों आंखों को पड़ती है, वही मैकेनिज्म है DAG डी नोवो सिंथेसिस ऑफ डाईसाइलग्लिसरॉल। आपने बायोकेम के अंदर डी नोवो सिंथेसिस पढ़ी थी ना डाईसाइलग्लिसरॉल की, ठीक है। इसकी सिंथेसिस बढ़ जाती है हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर। जब इसकी सिंथेसिस बढ़ी जाएगी तो हमारे पास जो प्रोटीन काइनेज C है ये एक्टिव हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये एक किस्म का ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है। इस ग्रोथ प्रमोटर की वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर जो हमारे पास वेसल की न्यू वेसल बनाने के लिए, तो नई वेसल बनेगी, न्यू वेस्कुलराइजेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा आंखों के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ, ठीक हो गया। तो ये आपको नहीं भूलना चाहिए। अब इसका ये मैकेनिज्म छोटू सा मैंने इजी वर्ड में। इसके अलावा साथ में वो कह रहा है कि हमारे पास जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है ना तो वहाँ पे फ्रुक्टोज फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो हाइपरग्लाइसीमिया सेल के अंदर जो है ना वो हमारे पास जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो सार्बिटोल जो है ना वो हमारे पास इन दी प्रेजेंस ऑफ NADPH फ्रुक्टोज के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा था। बायोकेम का नॉलेज आपको रिकॉल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी के अंदर जो है ना वो फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है और वो फिर सारे का सारा देखो रिड्यूस ग्लूटाथायोन फिर साथ में ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन के अंदर भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ग्लूटाथायोन जो है ना रिड्यूस्ड फॉर्म में था वो हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ NADP के, ठीक है। जो ना अब सेल जो है ना वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास वही डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, किडनी के अंदर डायबिटिक नेफ्रोपैथी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा। तो अभी तक ना हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली हैं। एक तो हमने कहा कि रिडक्शन हो जाती है सेल की और नंबर की, ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन है और अमाइलाइड डिपोजिशन हो गया, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन बस इसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, बस इसके अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। देखो पेंक्रियाज के अंदर जो है ना हमने कहा कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना वो हमारे पास ऑटोइम्यून थी,
थोड़ा सा रिवाइज़ कर लो। इसके अंदर रिडक्शन हो रही थी नंबर और साइज़ ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, जो बीटा सेल थे उसके नंबर भी साथ में मैंने कहा ल्यूकोसाइड की हमारे पास इनफिल्ट्रेशन हो रही थी, साथ में अमाइलाइड प्रोटीन जो है ना इसकी डेपोजिशन भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। अच्छा, ल्यूकोसाइड की इनफिल्ट्रेशन में टी सेल और डब्ल्यू बी सी जो है ना इसके ऊपर एक्ट करते हैं। और साथ में हमारे पास क्या होती है, नॉन डायबिटिक न्यू बॉर्न होते हैं। देखो, जिनकी माएँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीनी खाती हैं, उनको शुगर हो जाती है, उनके जो है ना वो बच्चे इवन नॉन डायबिटिक न्यू बॉर्न है, लेकिन उन बच्चों के अंदर खून किसका है, माँ का है। अगर माँ को शुगर है तो उसका वही शुगर जो है ना, वो शुगर वाला ब्लड बच्चे के अंदर चला गया, बच्चे का जो फीटस है ना उसके अंदर चला गया। अब बच्चे का जो पैंक्रियाज है ना वो समझेगा कि बच्चे को भी शुगर है, तो वो क्या करेगा, वो टपा टप इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि बच्चे के ब्लड के अंदर बहुत शुगर आ गई है। तो ये जब टपा टप बनाना शुरू कर देगा तो यहाँ पे न्यू बॉर्न के जो पैंक्रियाज है इसकी हमारे पास क्या होगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक, ये बात हमने कही। फिर हमने कहा कि डायबिटिक माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ होती हैं, मतलब वेसल्स के ऊपर इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट है। डायबिटिक मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूँ। डायबिटिक माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। फिर गैंग्रीन हो जाता है, आपने देखा होगा लोअर एक्सट्रीमिटी पाँव के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल काला शाह हो जाता है। ठीक है, मैंने खुद बल्कि एम्प्यूट भी एक देखा। हाँ, हमारे जो है ना एक रिलेटिव थे, उन्होंने डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड थी उनका, फिर वो पाँव का अंगूठा काटना पड़ा था हमें। ठीक है, तो मैं स्टोरी नहीं उसकी बना सका, लेकिन मेरा दिल था कि उसको आदमी रिकॉर्ड करता, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एम आई की मैंने बताई थी कि एल डी एल लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, इसकी डेपोजिशन की वजह से हमारे पास वो हार्ट अटैक जो है ना वो डायबिटिक पेशेंट के अंदर होता है। फिर गैंग्रीन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, मतलब पाँव के ऊपर जो है ना उसको शुगर हो जाएगी मोस्टली। वजह क्या है, जो पाँव की वेसल है उनके अंदर जब वो क्लॉटिंग होगी तो नीचे ब्लड नहीं जाएगा, तो वहाँ सारे काले शाह हो जाते हैं। डायबिटिक फुट का आपने नाम सुना होगा, तो ये वही होता है, काला पाँव, ब्लड सप्लाई ख़त्म, क्लॉट की वजह से वहाँ सारी की सारी नेक्रोसिस ऑफ द सेल होगी, जिसे हम डायबिटिक फुट कहते हैं। फिर ये था मैक्रो वेसल्स की। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायबिटिक जो है ना वो माइक्रो एंजियोग्राफी की बात, तो वहाँ पे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ना वेसल की, उनकी थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ना वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी, वो टाइप 4 कोलेजन फाइबर जो है ना वहाँ पे 4 नंबर यूँ कर लो। ठीक है, टाइप 4 कोलेजन फाइबर, इसकी डेपोजिशन जो है ना उसकी वजह से किडनी और न्यूरॉन पे। फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब न्यूरॉन्स के अंदर नेफ्रॉन है ना किडनी के अंदर, जो हमारे पास ग्लोमेरुलस होते हैं ना इसकी लीजन्स हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लोमेरुलर लीजन के अंदर मैं थोड़ी सी बात बता दूँ, 3 तरह की चीज़ें आपको दिख जाएंगी। देखो, यहाँ पे मैंने बात की ग्लोमेरुलर लीजन्स के अंदर, तो हमारे पास एक होगा जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाएगी। ठीक है, नंबर सेकंड पे डिफ्यूज्ड मिजेंजियल स्क्लीरोसिस सेल की ना स्क्लीरोसिस होगी, जो मिजेंजियल सेल है ना उनकी सेल की स्क्लीरोसिस हो जाएगी। साथ में हमारे पास नोड्यूलर ग्रैन्युलो स्क्लीरोसिस हो जाएगी, नोड्यूलर ग्रैन्युलो ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होगी, नोड्यूलर ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस। ये बुक के अंदर थोड़ा डिफ्यूज़ करके लिखा मैंने, ये चार्ट में बना दिया है। ठीक है, साथ में रीनल की एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, पोलीनेफ्राइटिस जिसके अंदर किडनी की इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, डार्क पिंक थिकनिंग जो है ना आपको दिख जाती है, बॉडी के अंदर जो है ना एल्ब्यूमिन का लेवल कम, यूरिन के अंदर प्रोटीन आ जाएगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे प्रोटीनो यूरिया हो जाता है पेशेंट को। फिर ऑक्यूलर कम्प्लिकेशन जो है ना वो अब मैं थोड़ी सी जल्दी से बता दूँ, तो ऑक्यूलर कम्प्लिकेशन के अंदर वो कह रहा है आई के अंदर जो है ना वो कम्प्लिकेशन या तो वो होगी, देखो डायबिटीज़ क्या क्या करवा सकती है, कैटारैक्ट मोतिया करवा सकती है, ग्लूकोमा करवा सकती है, मतलब आँख के अंदर प्रेशर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा, या फिर हमारे पास रेटिनोपैथी रेटिना के ऊपर एक्ट करती है। ठीक है, तो यही बनेगा। तो वो कहता है 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, या तो वो होगी नॉन प्रोलिफरेटिव, ये आपने आई वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर जतोई के अंदर प्रोलिफरेटिव होगी। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी या प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। यहाँ पे नॉन प्रोलिफरेटिव में कह रहा है कि हमारे पास एक्सुडेट दिखेंगे, वेसल की माइक्रो एनोरिज्म होगा, वेसल की डायलेशन हो जाएगी, डायलेशन होगी, एडीमा होगा, थिकनिंग होगा। जबकि प्रोलिफरेटिव में क्या होगा, नई वेसल बनेगी, न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाएगी, साथ में विट्रस हेमरेज होगा, रेटिना की डीटैचमेंट हो जाएगी, साथ में वो ब्लाइंडनेस के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट, साथ में फाइब्रोसिस हो जाएगी।
ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास ये आँख का भी होगा, फिर अब लोअर एक्सट्रीमिटी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया ना, मतलब न्यूरॉन के ऊपर मसला है। लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब जो टांगों वाली न्यूरॉन है ना, उनके ऊपर ज़्यादा मसला होगा। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो सकती है, या माइक्रो एंजियोग्राफी जो है ना इसके अंदर वो प्रेजेंट कर देता है। अब हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन में हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, उसको मैं एक टेबल की फॉर्म में बुक के हिसाब से चलती हैं ना, तो मैंने अभी तक जो बात की, जिन्हें अभी नहीं समझ आई वो दोबारा सुन लें। थोड़ा सा ये चैप्टर इसी तरह का, लेकिन आपने इसको गौर से देखना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रोनिक डायबिटीज़ की अगर क्वेश्चन आ जाए, क्रोनिक डायबिटीज़ की क्लिनिकल मैनी आपने कहना है सबसे पहले मैक्रो वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होगी, वेसल के अंदर कॉम्प्लिकेशन होगी, जिसके अंदर हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ जाता है। नंबर सेकंड पे डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाएगी, जिसके अंदर एंड स्टेज किडनी की जो है ना वो रीनल डिजीज़ हो जाएगी। नंबर थर्ड पे विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाएगी, मतलब उसको सडन लॉस हो जाएगा आई के अंदर दिखना। नंबर चार पे डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाएगी, जिसके अंदर लोअर लिम्ब जो है ना वो उड़ जाएगा, ब्लैडर और उसके बाउल, मतलब वो सोते सोते उसका पेशाब निकल जाएगा, और इवन वो स्टूल भी है ना उसको पता नहीं चलेगा। तो लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बाउल जो है ना वो कंट्रोल वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। फिर इंक्रीज सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी चोट लगी तो उनका जख्म ठीक ही नहीं होगा। वजह क्या है, क्योंकि वेसल की प्रॉपर सप्लाई नहीं आ रही, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन जो है ना वो इवन बहुत सी और जगह डिस्ट्रॉय कर दो, और वो उनको टीबी हो सकता है। ठीक है। इम्यूनिटी डिस्टर्ब होने की वजह से वो बहुत सी डिजीज़ हमारे पास दिखने को मिलती हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट एंडोक्राइन पेंक्रियाज। जितना यार मुझे आता था मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से इसको कवर करने की। होपफुली कुछ ना कुछ आपको अब आइडिया हो ही गया होगा। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है ना वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, ये वीडियो में मेमोरी ऑलरेडी फुल हो चुकी है मोबाइल की, तो इसको मैं अपलोड करके इसको डिलीट करके फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आज वीडियो बनाऊँ। पहले भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि पोस्टें लगाने से ज़्यादा जो है ना वो अपने लेक्चर पे फोकस करो, आपके लेक्चर जो है ना वो भी सिलेबस कंप्लीट करवा दो। मोटिवेटिंग मी इन शॉर्ट। तो मैं माइंड नहीं करता किसी का कमेंट, लेकिन ये रियली मुझे मोटिवेट किया इस कमेंट ने। तो इंशाल्लाह आज से जो है ना वो मैंने सारी लग्जरी जो है ना वो चीज़ें जितनी भी सुस्ती थी वो छोड़ने का वादा कर लिया। आप सब दुआ करें इंशाल्लाह पूरी 4th ईयर को मैंने कवर कर देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर।